गर्ल इन द बेसमेंट, आइए जानते हैं इस फिल्म का स्टोरी एक्सप्लेनेशन और रिव्यू, वो भी डिटेल में। तो सबसे पहले बता दूं कि गर्ल इन द बेसमेंट एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जो आपको देखने में थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लग सकती है क्योंकि उसकी कहानी डार्क और इमोशनली ड्रेनिंग है। फिर भी मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ और आखिर में आपको उसका रिव्यू भी बताऊंगा, उसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट सब कुछ मैं इसको आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत होती है एक नॉर्मल परिवार से। सारा एक 18 साल की टीनेजर है जो अपनी आज़ादी चाहती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहती है, लेकिन उसके पिता डॉन एक बेहद ही कंट्रोलिंग, नैर्सिसिटिक और स्ट्रिक्ट इंसान है। डॉन घर में एक डिक्टेटर की तरह बिहेव करता है जो अपनी बीवी इरेने और दोनों बेटियों को हमेशा दबा कर रखता है। सारा अपने 18 बर्थडे पर इंतजार कर रही होती है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां से दूर जा सके और अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। सारा के घर छोड़ने ठीक पहले डॉन एक भयानक साजिश रचता है। घर के बेसमेंट में उसके छुपकर एक साउंड प्रूफ और हिडन कैमरा बनाया होता है जिससे कोड सिर्फ उसको पता होता है। एक दिन वो सारा को किसी बहाने से बेसमेंट में बुलाता है और उसे वहां धक्का देकर लॉक कर देता है। सारा चिल्लाती है, मदद मांगती है, लेकिन कमरा इतना साउंड प्रूफ है कि ऊपर किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। सारा को कैद करने के बाद डॉन एक बहुत बड़ा झूठ बोलता है कि वो अपनी बीवी और पुलिस को बताता है कि सारा अपने रेबेलियस नेचर की वजह से घर से भाग गई है। वो सारा से जबरदस्ती लेटर्स लिखवाते हैं और उन्हें पोस्ट करता है ताकि सबको लगे कि सारा अपनी मर्जी से बाहर रह रही है और किसी से मिलना नहीं चाहती। उसकी माँ इरेने और बहन इन झूठे लेटर्स को सच मान लेते हैं और वक्त के साथ सारा की तलाश बंद हो जाती है। यहाँ से फिल्म का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा शुरू होता है। सारा दिन, महीने और साल उस अंधेरे बेसमेंट में गुजारती है। डॉन लगातार उसका फिजिकल और मेंटल एब्यूज करता है। इस सांसों के नतीजे में सारा प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका पहला बच्चा बेसमेंट में ही पैदा होता है। बिना किसी मेडिकल हेल्प के वक्त के साथ सारा 4 बच्चों को जन्म देती है। एक बच्चे की पैदा होते ही मौत हो जाती है जिसे डॉन गायब कर देता है। सारा अपने बच्चों को लेके एक माँ का रूप में बहुत मजबूत बनती है। वो उस छोटी सी कैद में भी उन्हें पढ़ना, लिखना और दुनिया के बारे में सिखाना शुरू करती है ताकि उन्हें थोड़ी नॉर्मल सी मिल सके। डॉन की चालाकी यहाँ तक होती है कि जब सारा का तीसरा बच्चा थॉमस पैदा होता है तो डॉन उस रात एक अपने घर में दरवाजे पर छोड़ देता है और एक झूठी चिट्ठी लिख देता है कि सारा इस बच्चे को नहीं पाल सकती, इसलिए यहाँ छोड़ रही है। एरिन इस बच्चे को अपनी बेटी है और उसे अपने घर में पढ़ा पालती है, जबकि असल माँ नीचे बेसमेंट में कैद होती है। करीब 20 साल बीत जाते हैं। सारा अब एक मिडिल एज औरत बन चुकी है जिसका पूरा परिवार जीवन उस बेसमेंट ने निकल के लिया है। कहानी में एक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उसकी सबसे बड़ी बेटी मारी को सेवरल अस्थमा अटैक आता है जो वो बेहोश हो जाती है। सारा डॉन से भीख मांगती है कि वो बच्ची की हॉस्पिटल ले जाए वरना वो मर जाएगी। मजबूरी में डॉन को मरीना को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। वहाँ डॉक्टर को मैरी की हालत देखकर शक होता है क्योंकि उसको कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं होता और उसकी बॉडी में विटामिन डी की भारी कमी होती है क्योंकि उसने कभी धूप देखी ही नहीं है। डॉक्टर हॉस्पिटल में सोशल सर्वर और पुलिस को बुला लेती है। जब पुलिस डॉन पर प्रेशर डालती है तो आखिरकार सच बाहर आता है। पुलिस डॉन के घर जाती है, बेसमेंट खोलती है। सारा और उसका बेटा माइकल पहले ही बार बाहर आते हैं। सीन बेहद इमोशनल है जब सारा इतने साल बाद रोशनी देखती है और वो अपनी माँ एरिने से मिलती है। डॉन को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसकी उम्र कैद की सजा होती है। सारा और उसके बच्चे की एक नई और आज़ाद जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अब आते हैं फिल्म की रिव्यू पर। एक्टिंग और परफॉर्मेंस। एक्टिंग के मामले में जूड नेल्सन डॉन एक बेहतरीन और उतना ही डरावना काम किया है। एक आम सा दिखने वाला सुबुर्बन बाप कैसे एक मॉन्स्टर हो सकता है ये उन्होंने बखूबी निभाया है। उनकी आंखों में जो मैनिपुलेटिव और कॉल्ड एक्सप्रेशन होता है वो आपको अंदर तक डरा देता है। वही स्टेफनी स्कॉट की परफॉर्मेंस इस फिल्म की जान है। एक आज़ाद ख्याल लड़की से लेकर एक टूटी हुई लेकिन अपने बच्चों के लिए लड़ने वाली माँ बनने तक का उनका सफ़र बेहद दर्दनाक और इंस्पायरिंग है। उनके दर्द को स्क्रीन पर महसूस किया जा सकता है।
डायरेक्शन और एटमॉस्फेयर। फिल्म का डायरेक्शन एलिजाबेथ रोहम ने किया है। फिल्म का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका क्लॉस्ट्रोफिक माहौल है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है आपको खुद उस बेसमेंट में घुटन महसूस होने लगती है। डायरेक्टर ने गॉर्ग का खून खराबे से सहारा लेने की बजाय साइकोलॉजिकल हॉरर पर ज़्यादा फोकस किया है, जो इस कहानी को और भी रिलेटेड और डरावनी बनाती है। थीम्स। पावर कंट्रोल। डॉन का कैरेक्टर के परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक नैर्सिस्टिक इंसान अपने कंट्रोल के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने अपने परिवार को फिजिकल और इमोशनल दोनों तरीके से हॉस्टेज बनाया हुआ है। ह्यूमन साइलेंस। सारा का कैरेक्टर दिखता है कि इंसान का हौसला कितना बड़ा हो सकता है। वो ना सिर्फ जिंदगी बची बल्कि उस नरक में भी उसने अपने बच्चों को प्यार और अच्छी परवरिश देने की कोशिश की। सोसाइटी का फेलियर। फिल्म ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे 20 साल तक किसी औरत की माँ या पड़ोसियों को उस किस बात का शक नहीं होता कि उनके पैरों तले एक पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। फिल्म में थोड़ी बहुत कमियां भी है क्योंकि ये एक लाइफ टाइम चैनल की टीवी मूवी है। इसका प्रोडक्शन बजट बहुत हाई नहीं था। कुछ जगहों पर पेसिंग थोड़ी स्लो हो जाती है। साथ ही में दोनों की बीवी एरिना का कैरेक्टर थोड़ा वीक लगता है। ये हजम करना थोड़ा मुश्किल होता है कि 20 साल तक उसने अपने पति पर शक नहीं किया और ना ही बेसमेंट में जाने की कोशिश की। हालांकि रियल लाइफ केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फाइनल वर्डिक्ट उसका है तो गर्ल इन द बेसमेंट एक सॉलिड मूवी है। मैं उसको 10 में से 7.5 देता हूँ। ये आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं बल्कि झंझो कर रखने के लिए बनाई गई है। अगर आप ट्रूथ क्राइम साइकोलॉजिकल थ्रिलर या ऐसी कहानियां देखना पसंद है आपको तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। गर्ल इन द बेसमेंट। आइए जानते हैं इस फिल्म का स्टोरी एक्सप्लेनेशन और रिव्यू, वो भी डिटेल में। तो सबसे पहले बता दूं कि गर्ल इन द बेसमेंट एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जो आपको देखने में थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लग सकती है क्योंकि उसकी कहानी डार्क और इमोशनली ड्रेनिंग है। फिर भी मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ और आखिर में आपको उसका रिव्यू भी बताऊंगा, उसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट सब कुछ मैं इसको आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत होती है एक नॉर्मल परिवार से। शारा एक 18 साल की टीनेजर है जो अपनी आज़ादी चाहती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहती है, लेकिन उसके पिता डॉन एक बेहद ही कंट्रोलिंग, नैर्सिसिटिक और स्ट्रिक्ट इंसान है। डॉन घर में एक डिक्टेटर की तरह बिहेव करता है जो अपनी बीवी इरेने और दोनों बेटियों को हमेशा दबा कर रखता है। सारा अपने 18 बर्थडे पर इंतजार कर रही होती है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां से दूर जा सके और अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। सारा के घर छोड़ने ठीक पहले डॉन एक भयानक साजिश रचता है। घर के बेसमेंट में उसके छुपकर एक साउंड प्रूफ और हिडन कैमरा बनाया होता है जिससे कोड सिर्फ उसको पता होता है। एक दिन वो सारा को किसी बहाने से बेसमेंट में बुलाता है और उसे वहां धक्का देकर लॉक कर देता है। सारा चिल्लाती है, मदद मांगती है, लेकिन कमरा इतना साउंड प्रूफ है कि ऊपर किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। सारा को कैद करने के बाद डॉन एक बहुत बड़ा झूठ बोलता है कि वो अपनी बीवी और पुलिस को बताता है कि सारा अपने रेबेलियस नेचर की वजह से घर से भाग गई है। वो सारा से जबरदस्ती लेटर्स लिखवाते हैं और उन्हें पोस्ट करता है ताकि सबको लगे कि सारा अपनी मर्जी से बाहर रह रही है और किसी से मिलना नहीं चाहती। उसकी माँ इरेने और बहन इन झूठे लेटर्स को सच मान लेते हैं और वक्त के साथ सारा की तलाश बंद हो जाती है। यहाँ से फिल्म का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा शुरू होता है। सारा दिन, महीने और साल उस अंधेरे बेसमेंट में गुजारती है। डॉन लगातार उसका फिजिकल और मेंटल एब्यूज करता है। इस सांसों के नतीजे में सारा प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका पहला बच्चा बेसमेंट में ही पैदा होता है। बिना किसी मेडिकल हेल्प के वक्त के साथ सारा 4 बच्चों को जन्म देती है। एक बच्चे की पैदा होते ही मौत हो जाती है जिसे डॉन गायब कर देता है। सारा अपने बच्चों को लेके एक माँ का रूप में बहुत मजबूत बनती है। वो उस छोटी सी कैद में भी उन्हें पढ़ना, लिखना और दुनिया के बारे में सिखाना शुरू करती है ताकि उन्हें थोड़ी नॉर्मल सी मिल सके। डॉन की चालाकी यहाँ तक होती है कि जब सारा का तीसरा बच्चा थॉमस पैदा होता है तो डॉन उस रात एक अपने घर में दरवाजे पर छोड़ देता है और एक झूठी चिट्ठी लिख देता है कि सारा इस बच्चे को नहीं पाल सकती इसलिए यहाँ छोड़ रही है। एरे ने इस बच्चे को अपनी बेटी है
और उसे अपने घर में पड़ा पालती है, जबकि असल माँ नीचे बेसमेंट में कैद होती है। करीब 20 साल बीत जाते हैं। सारा अब एक मिडिल एज औरत बन चुकी है, जिसका पूरा परिवार जीवन उस बेसमेंट ने निकल के लिया है। कहानी में एक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उसकी सबसे बड़ी बेटी मारी को सेवरल अस्थमा अटैक आता है, जो वो बेहोश हो जाती है। सारा डॉन से भीख मांगती है कि वो बच्ची को हॉस्पिटल ले जाए, वरना वो मर जाएगी। मजबूरी में डॉन को मरीना को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। वहाँ डॉक्टर को मैरी की हालत देखकर शक होता है, क्योंकि उसको कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं होता और उसकी बॉडी में विटामिन डी की भारी कमी होती है, क्योंकि उसने कभी धूप देखी ही नहीं है। डॉक्टर हॉस्पिटल में सोशल सर्वर और पुलिस को बुला लेती है। जब पुलिस डॉन पर प्रेशर डालती है तो आखिरकार सच बाहर आता है। पुलिस डॉन के घर जाती है, बेसमेंट खोलती है। सारा और उसका बेटा माइकल पहले ही बार बाहर आते हैं। सीन बेहद इमोशनल है जब सारा इतने साल बाद रोशनी देखती है और वो अपनी माँ एरिने से मिलती है। डॉन को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसकी उम्र कैद की सजा होती है। सारा और उसके बच्चे की एक नई और आज़ाद जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अब आते हैं फिल्म की रिव्यू पर। एक्टिंग और परफॉर्मेंस। एक्टिंग के मामले में जूड नेल्सन डॉन एक बेहतरीन और उतना ही डरावना काम किया है। एक आम सा दिखने वाला सुबुर्बन बाप कैसे एक मॉन्स्टर हो सकता है, ये उन्होंने बखूबी निभाया है। उनकी आंखों में जो मैनिपुलेटिव और कॉल्ड एक्सप्रेशन होता है, वो आपको अंदर तक डरा देता है। वही स्टेफनी स्कॉट की परफॉर्मेंस इस फिल्म की जान है। एक आज़ाद ख्याल लड़की से लेकर एक टूटी हुई लेकिन अपने बच्चों के लिए लड़ने वाली माँ बनने तक का उनका सफ़र बेहद दर्दनाक और इंस्पायरिंग है। उनके दर्द को स्क्रीन पर महसूस किया जा सकता है। डायरेक्शन और एटमॉस्फेयर। फिल्म का डायरेक्शन एलिजाबेथ रोहम ने किया है। फिल्म का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका क्लॉस्ट्रोफिक माहौल है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, आपको खुद उस बेसमेंट में घुटन महसूस होने लगती है। डायरेक्टर ने गौर का खून खराबे से सहारा लेने की बजाय साइकोलॉजिकल हॉरर पर ज़्यादा फोकस किया है, जो इस कहानी को और भी रिलेटेड और डरावनी बनाती है। थीम्स। पावर कंट्रोल डॉन का कैरेक्टर के परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक नैर्सिस्टिक इंसान अपने कंट्रोल के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने अपने परिवार को फिजिकल और इमोशनल दोनों तरीके से हॉस्टेज बनाया हुआ है। ह्यूमन साइलेंस। सारा का कैरेक्टर दिखता है कि इंसान का हौसला कितना बड़ा हो सकता है। वो न सिर्फ जिंदगी बची, बल्कि उस नरक में भी उसने अपने बच्चों को प्यार और अच्छी परवरिश देने की कोशिश की। सोसाइटी का फेलियर। फिल्म ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे 20 साल तक किसी औरत की माँ या पड़ोसियों को उस किस बात का शक नहीं होता कि उनके पैरों तले एक पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। फिल्म में थोड़ी बहुत कमियां भी है, क्योंकि ये एक लाइफ टाइम चैनल की टीवी मूवी है। इसका प्रोडक्शन बजट बहुत हाई नहीं था। कुछ जगहों पर पेसिंग थोड़ी स्लो हो जाती है। साथ ही में दोनों की बीवी एरिना का कैरेक्टर थोड़ा वीक लगता है। ये हजम करना थोड़ा मुश्किल होता है कि 20 साल तक उसने अपने पति पर शक नहीं किया और ना ही बेसमेंट में जाने की कोशिश की। हालांकि रियल लाइफ केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फाइनल वर्डिक्ट उसका है तो गर्ल इन द बेसमेंट एक सॉलिड मूवी है। मैं उसको 10 में से 7.5 देता हूँ। ये आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं, बल्कि झंझो कर रखने के लिए बनाई गई है। अगर आप ट्रूथ क्राइम, साइकोलॉजिकल थ्रिलर या ऐसी कहानियां देखना पसंद है आपको, तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। गर्ल इन द बेसमेंट। आइए जानते हैं इस फिल्म का स्टोरी एक्सप्लेनेशन और रिव्यू, वो भी डिटेल में। तो सबसे पहले बता दूं कि गर्ल इन द बेसमेंट एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जो आपको देखने में थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लग सकती है, क्योंकि उसकी कहानी डार्क और इमोशनली ड्रेनिंग है। फिर भी मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ और आखिर में आपको उसका रिव्यू भी बताऊंगा, उसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट सब कुछ मैं इसको आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत होती है एक नॉर्मल परिवार से। सारा एक 18 साल की टीनेजर है जो अपनी आज़ादी चाहती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहती है, लेकिन उसके पिता डॉन एक बेहद ही कंट्रोलिंग, नैर्सिसिटिक और स्ट्रिक्ट इंसान है। डॉन घर में एक डिक्टेटर की तरह बिहेव करता है, जो अपनी बीवी इरेने और दोनों बेटियों को हमेशा दबा कर रखता है। सारा अपने 18 बर्थडे पर इंतजार कर रही होती है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां से दूर जा सके और अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। सारा के घर छोड़ने ठीक पहले
डॉन एक भयानक साजिश रचता है। घर के बेसमेंट में उसके छुपकर एक साउंड प्रूफ और हिडन कैमरा बनाया होता है, जिससे कोड सिर्फ उसको पता होता है। एक दिन वो सारा को किसी बहाने से बेसमेंट में बुलाता है और उसे वहां धक्का देकर लॉक कर देता है। सारा चिल्लाती है, मदद मांगती है, लेकिन कमरा इतना साउंड प्रूफ है कि ऊपर किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। सारा को कैद करने के बाद डॉन एक बहुत बड़ा झूठ बोलता है कि वो अपनी बीवी और पुलिस को बताता है कि सारा अपने रेबेलियस नेचर की वजह से घर से भाग गई है। वो सारा से जबरदस्ती लेटर्स लिखवाते हैं और उन्हें पोस्ट करता है, ताकि सबको लगे कि सारा अपनी मर्जी से बाहर रह रही है और किसी से मिलना नहीं चाहती। उसकी माँ इरेने और बहन इन झूठे लेटर्स को सच मान लेते हैं और वक्त के साथ सारा की तलाश बंद हो जाती है। यहाँ से फिल्म का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा शुरू होता है। सारा दिन, महीने और साल उस अंधेरे बेसमेंट में गुजारती है। डॉन लगातार उसका फिजिकल और मेंटल एब्यूज करता है। इस सांसों के नतीजे में सारा प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका पहला बच्चा बेसमेंट में ही पैदा होता है। बिना किसी मेडिकल हेल्प के वक्त के साथ सारा 4 बच्चों को जन्म देती है। एक बच्चे की पैदा होते ही मौत हो जाती है, जिसे डॉन गायब कर देता है। सारा अपने बच्चों को लेके एक माँ का रूप में बहुत मजबूत बनती है। वो उस छोटी सी कैद में भी उन्हें पढ़ना, लिखना और दुनिया के बारे में सिखाना शुरू करती है, ताकि उन्हें थोड़ी नॉर्मल सी मिल सके। डॉन की चालाकी यहाँ तक होती है कि जब सारा का तीसरा बच्चा थॉमस पैदा होता है, तो डॉन उस रात एक अपने घर में दरवाजे पर छोड़ देता है और एक झूठी चिट्ठी लिख देता है कि सारा इस बच्चे को नहीं पाल सकती, इसलिए यहाँ छोड़ रही है। कह रहे हैं कि इस बच्चे को अपनी बेटी है और उसे अपने घर में पढ़ा पालती है, जबकि असल माँ नीचे बेसमेंट में कैद होती है। करीब 20 साल बीत जाते हैं। सारा अब एक मिडिल एज औरत बन चुकी है, जिसका पूरा परिवार जीवन उस बेसमेंट ने निकल के लिया है। कहानी में एक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उसकी सबसे बड़ी बेटी मारी को सेवरल अस्थमा अटैक आता है, जो वो बेहोश हो जाती है। सारा डॉन से भीख मांगती है कि वो बच्ची को हॉस्पिटल ले जाए, वरना वो मर जाएगी। मजबूरी में डॉन को मरीना को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। वहाँ डॉक्टर को मैरी की हालत देखकर शक होता है, क्योंकि उसको कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं होता और उसकी बॉडी में विटामिन डी की भारी कमी होती है, क्योंकि उसने कभी धूप देखी ही नहीं है। डॉक्टर हॉस्पिटल में सोशल सर्वर और पुलिस को बुला लेती है। जब पुलिस डॉन पर प्रेशर डालती है, तो आखिरकार सच बाहर आता है। पुलिस डॉन के घर जाती है, बेसमेंट खोलती है। सारा और उसका बेटा माइकल पहले ही बार बाहर आते हैं। सीन बेहद इमोशनल है जब सारा इतने साल बाद रोशनी देखती है और वो अपनी माँ एरिने से मिलती है। डॉन को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसकी उम्र कैद की सजा होती है। सारा और उसके बच्चे की एक नई और आज़ाद जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अब आते हैं फिल्म की रिव्यू पर। एक्टिंग और परफॉर्मेंस। एक्टिंग के मामले में जूड नेल्सन डॉन एक बेहतरीन और उतना ही डरावना काम किया है। एक आम सा दिखने वाला सुबुर्बन बाप कैसे एक मॉन्स्टर हो सकता है, ये उन्होंने बखूबी निभाया है। उनकी आंखों में जो मैनिपुलेटिव और कॉल्ड एक्सप्रेशन होता है, वो आपको अंदर तक डरा देता है। वही स्टेफनी स्कॉट की परफॉर्मेंस इस फिल्म की जान है। एक आज़ाद ख्याल लड़की से लेकर एक टूटी हुई लेकिन अपने बच्चों के लिए लड़ने वाली माँ बनने तक का उनका सफ़र बेहद दर्दनाक और इंस्पायरिंग है। उनके दर्द को स्क्रीन पर महसूस किया जा सकता है। डायरेक्शन और एटमॉस्फेयर। फिल्म का डायरेक्शन एलिजाबेथ रोहम ने किया है। फिल्म का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका क्लॉस्ट्रोफिक माहौल है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, आपको खुद उस बेसमेंट में घुटन महसूस होने लगती है। डायरेक्टर ने गॉर्ग का खून खराबे से सहारा लेने की बजाय साइकोलॉजिकल हॉरर पर ज़्यादा फोकस किया है, जो इस कहानी को और भी रिलेटेड और डरावनी बनाती है। थीम्स। पावर कंट्रोल डॉन का कैरेक्टर के परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक नैर्सिस्टिक इंसान अपने कंट्रोल के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने अपने परिवार को फिजिकल और इमोशनल दोनों तरीके से हॉस्टेज बनाया हुआ है। ह्यूमन साइलेंस। सारा का कैरेक्टर दिखता है कि इंसान का हौसला कितना बड़ा हो सकता है। वो न सिर्फ जिंदगी बची, बल्कि उस नरक में भी उसने अपने बच्चों को प्यार और अच्छी परवरिश देने की कोशिश की। सोसाइटी का फेलियर। फिल्म ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे 20 साल तक किसी औरत की माँ या पड़ोसियों को किस बात का शक नहीं होता कि उनके पैरों तले एक पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है।
फिल्म में थोड़ी बहुत कमियां भी है क्योंकि ये एक लाइफ टाइम चैनल की टीवी मूवी है। इसका प्रोडक्शन बजट बहुत हाई नहीं था। कुछ जगहों पर पेसिंग थोड़ी स्लो हो जाती है। साथ ही में दोनों की बीवी एरिना का कैरेक्टर थोड़ा वीक लगता है। ये हजम करना थोड़ा मुश्किल होता है कि 20 साल तक उसने अपने पति पर शक नहीं किया और ना ही बेसमेंट में जाने की कोशिश की। हालांकि रियल लाइफ केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फाइनल वर्डिक्ट उसका है तो गर्ल इन द बेसमेंट एक सॉलिड मूवी है। मैं उसको 10 में से 7.5 देता हूँ। ये आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं बल्कि झंझो कर रखने के लिए बनाई गई है। अगर आप ट्रूथ क्राइम साइकोलॉजिकल थ्रिलर या ऐसी कहानियां देखना पसंद है आपको तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। गर्ल इन द बेसमेंट, आइए जानते हैं इस फिल्म का स्टोरी एक्सप्लेनेशन और रिव्यू, वो भी डिटेल में। तो सबसे पहले बता दूं कि गर्ल इन द बेसमेंट एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जो आपको देखने में थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लग सकती है क्योंकि उसकी कहानी डार्क और इमोशनली ड्रेनिंग है। फिर भी मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ और आखिर में आपको उसका रिव्यू भी बताऊंगा, उसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट सब कुछ मैं इसको आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत होती है एक नॉर्मल परिवार से। सारा एक 18 साल की टीनेजर है जो अपनी आज़ादी चाहती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहती है, लेकिन उसके पिता डॉन एक बेहद ही कंट्रोलिंग, नैर्सिसिटिक और स्ट्रिक्ट इंसान है। डॉन घर में एक डिक्टेटर की तरह बिहेव करता है जो अपनी बीवी इरेने और दोनों बेटियों को हमेशा दबा कर रखता है। सारा अपने 18 बर्थडे पर इंतजार कर रही होती है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां से दूर जा सके और अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। सारा के घर छोड़ने ठीक पहले डॉन एक भयानक साजिश रचता है। घर के बेसमेंट में उसके छुपकर एक साउंड प्रूफ और हिडन कैमरा बनाया होता है जिससे कोड सिर्फ उसको पता होता है। एक दिन वो सारा को किसी बहाने से बेसमेंट में बुलाता है और उसे वहां धक्का देकर लॉक कर देता है। सारा चिल्लाती है, मदद मांगती है, लेकिन कमरा इतना साउंड प्रूफ है कि ऊपर किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। सारा को कैद करने के बाद डॉन एक बहुत बड़ा झूठ बोलता है कि वो अपनी बीवी और पुलिस को बताता है कि सारा अपने रेबेलियस नेचर की वजह से घर से भाग गई है। वो सारा से जबरदस्ती लेटर्स लिखवाते हैं और उन्हें पोस्ट करता है ताकि सबको लगे कि सारा अपनी मर्जी से बाहर रह रही है और किसी से मिलना नहीं चाहती। उसकी माँ इरेने और बहन इन झूठे लेटर्स को सच मान लेते हैं और वक्त के साथ सारा की तलाश बंद हो जाती है। यहाँ से फिल्म का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा शुरू होता है। सारा दिन, महीने और साल उस अंधेरे बेसमेंट में गुजारती है। डॉन लगातार उसका फिजिकल और मेंटल एब्यूज करता है। इस सांसों के नतीजे में सारा प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका पहला बच्चा बेसमेंट में ही पैदा होता है। बिना किसी मेडिकल हेल्प के वक्त के साथ सारा 4 बच्चों को जन्म देती है। एक बच्चे की पैदा होते ही मौत हो जाती है जिसे डॉन गायब कर देता है। सारा अपने बच्चों को लेके एक माँ का रूप में बहुत मजबूत बनती है। वो उस छोटी सी कैद में भी उन्हें पढ़ना, लिखना और दुनिया के बारे में सिखाना शुरू करती है ताकि उन्हें थोड़ी नॉर्मल सी मिल सके। डॉन की चालाकी यहाँ तक होती है कि जब सारा का तीसरा बच्चा थॉमस पैदा होता है तो डॉन उस रात एक अपने घर में दरवाजे पर छोड़ देता है और एक झूठी चिट्ठी लिख देता है कि सारा इस बच्चे को नहीं पाल सकती, इसलिए यहाँ छोड़ रही है। एरेन इस बच्चे को अपनी बेटी है और उसे अपने घर में पढ़ा पालती है, जबकि असल माँ नीचे बेसमेंट में कैद होती है। करीब 20 साल बीत जाते हैं। सारा अब एक मिडिल एज औरत बन चुकी है जिसका पूरा परिवार जीवन उस बेसमेंट ने निकल के लिया है। कहानी में एक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उसकी सबसे बड़ी बेटी मारी को सेवरल अस्थमा अटैक आता है जो वो बेहोश हो जाती है। सारा डॉन से भीख मांगती है कि वो बच्ची की हॉस्पिटल ले जाए वरना वो मर जाएगी। मजबूरी में डॉन को मरीना को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। वहाँ डॉक्टर को मैरी की हालत देखकर शक होता है क्योंकि उसको कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं होता और उसकी बॉडी में विटामिन डी की भारी कमी होती है क्योंकि उसने कभी धूप देखी ही नहीं है। डॉक्टर हॉस्पिटल में सोशल सर्वर और पुलिस को बुला लेती है। जब पुलिस डॉन पर प्रेशर डालती है तो आखिरकार सच बाहर आता है। पुलिस डॉन के घर जाती है, बेसमेंट खोलती है। सारा और उसका बेटा माइकल पहली बार बाहर आते हैं। सीन बेहद इमोशनल है जब सारा इतने साल बाद रोशनी देखती है और वो अपनी माँ एरिने से मिलती है।
डॉन को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसकी उम्र कैद की सजा होती है। सारा और उसके बच्चे की एक नई और आज़ाद जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अब आते हैं फिल्म की रिव्यू पर। एक्टिंग और परफॉर्मेंस। एक्टिंग के मामले में जूड नेल्सन डॉन एक बेहतरीन और उतना ही डरावना काम किया है। एक आम सा दिखने वाला सुबुर्बन बाप कैसे एक मॉन्स्टर हो सकता है, ये उन्होंने बखूबी निभाया है। उनकी आंखों में जो मैनिपुलेटिव और कॉल्ड एक्सप्रेशन होता है वो आपको अंदर तक डरा देता है। वही स्टेफनी स्कॉट की परफॉर्मेंस इस फिल्म की जान है। एक आज़ाद ख्याल लड़की से लेकर एक टूटी हुई लेकिन अपने बच्चों के लिए लड़ने वाली माँ बनने तक का उनका सफ़र बेहद दर्दनाक और इंस्पायरिंग है। उनके दर्द को स्क्रीन पर महसूस किया जा सकता है। डायरेक्शन और एटमॉस्फेयर। फिल्म का डायरेक्शन एलिजाबेथ रोहम ने किया है। फिल्म का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका क्लॉस्ट्रोफिक माहौल है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है आपको खुद उस बेसमेंट में घुटन महसूस होने लगती है। डायरेक्टर ने गॉर्ग का खून खराबे से सहारा लेने की बजाय साइकोलॉजिकल हॉरर पर ज़्यादा फोकस किया है, जो इस कहानी को और भी रिलेटेड और डरावनी बनाती है। थीम्स। पावर कंट्रोल डॉन का कैरेक्टर के परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक नैर्सिस्टिक इंसान अपने कंट्रोल के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने अपने परिवार को फिजिकल और इमोशनल दोनों तरीके से हॉस्टेज बनाया हुआ है। ह्यूमन साइलेंस। सारा का कैरेक्टर दिखता है कि इंसान का हौसला कितना बड़ा हो सकता है। वो न सिर्फ जिंदगी बची बल्कि उस नरक में भी उसने अपने बच्चों को प्यार और अच्छी परवरिश देने की कोशिश की। सोसाइटी का फेलियर। फिल्म ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे 20 साल तक किसी औरत की माँ या पड़ोसियों को उस किस बात का शक नहीं होता कि उनके पैरों तले एक पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। फिल्म में थोड़ी बहुत कमियां भी है क्योंकि ये एक लाइफ टाइम चैनल की टीवी मूवी है। इसका प्रोडक्शन बजट बहुत हाई नहीं था। कुछ जगहों पर पेसिंग थोड़ी स्लो हो जाती है। साथ ही में दोनों की बीवी एरिना का कैरेक्टर थोड़ा वीक लगता है। ये हजम करना थोड़ा मुश्किल होता है कि 20 साल तक उसने अपने पति पर शक नहीं किया और ना ही बेसमेंट में जाने की कोशिश की। हालांकि रियल लाइफ केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फाइनल वर्डिक्ट उसका है तो गर्ल इन द बेसमेंट एक सॉलिड मूवी है। मैं उसको 10 में से 7.5 देता हूँ। ये आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं बल्कि झंझो कर रखने के लिए बनाई गई है। अगर आप ट्रूथ क्राइम साइकोलॉजिकल थ्रिलर या ऐसी कहानियां देखना पसंद है आपको तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। गर्ल इन द बेसमेंट। आइए जानते हैं इस फिल्म का स्टोरी एक्सप्लेनेशन और रिव्यू, वो भी डिटेल में। तो सबसे पहले बता दूं कि गर्ल इन द बेसमेंट एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जो आपको देखने में थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लग सकती है क्योंकि उसकी कहानी डार्क और इमोशनली ड्रेनिंग है। फिर भी मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ और आखिर में आपको उसका रिव्यू भी बताऊंगा, उसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट सब कुछ मैं इसको आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत होती है एक नॉर्मल परिवार से। शारा एक 18 साल की टीनेजर है जो अपनी आज़ादी चाहती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहती है, लेकिन उसके पिता डॉन एक बेहद ही कंट्रोलिंग, नैर्सिसिटिक और स्ट्रिक्ट इंसान है। डॉन घर में एक डिक्टेटर की तरह बिहेव करता है जो अपनी बीवी इरेने और दोनों बेटियों को हमेशा दबा कर रखता है। सारा अपने 18 बर्थडे पर इंतजार कर रही होती है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां से दूर जा सके और अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। सारा के घर छोड़ने ठीक पहले डॉन एक भयानक साजिश रचता है। घर के बेसमेंट में उसके छुपकर एक साउंड प्रूफ और हिडन कैमरा बनाया होता है जिससे कोड सिर्फ उसको पता होता है। एक दिन वो सारा को किसी बहाने से बेसमेंट में बुलाता है और उसे वहां धक्का देकर लॉक कर देता है। सारा चिल्लाती है, मदद मांगती है, लेकिन कमरा इतना साउंड प्रूफ है कि ऊपर किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। सारा को कैद करने के बाद डॉन एक बहुत बड़ा झूठ बोलता है कि वो अपनी बीवी और पुलिस को बताता है कि सारा अपने रेबेलियस नेचर की वजह से घर से भाग गई है। वो सारा से जबरदस्ती लेटर्स लिखवाते हैं और उन्हें पोस्ट करता है ताकि सबको लगे कि सारा अपनी मर्जी से बाहर रह रही है और किसी से मिलना नहीं चाहती। उसकी माँ इरेने और बहन इन झूठे लेटर्स को सच मान लेते हैं और वक्त के साथ सारा की तलाश बंद हो जाती है। यहाँ से फिल्म का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा शुरू होता है। सारा दिन, महीने और साल उस अंधेरे बेसमेंट में गुजारती है। डॉन लगातार उसका फिजिकल और मेंटल एब्यूज करता है।
इस सांसों के नतीजे में सारा प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका पहला बच्चा बेसमेंट में ही पैदा होता है। बिना किसी मेडिकल हेल्प के वक्त के साथ सारा 4 बच्चों को जन्म देती है। एक बच्चे की पैदा होते ही मौत हो जाती है, जिसे डॉन गायब कर देता है। सारा अपने बच्चों को लेके एक माँ का रूप में बहुत मजबूत बनती है। वो उस छोटी सी कैद में भी उन्हें पढ़ना, लिखना और दुनिया के बारे में सिखाना शुरू करती है, ताकि उन्हें थोड़ी नॉर्मल सी मिल सके। डॉन की चालाकी यहाँ तक होती है कि जब सारा का तीसरा बच्चा थॉमस पैदा होता है, तो डॉन उस रात एक अपने घर में दरवाजे पर छोड़ देता है और एक झूठी चिट्ठी लिख देता है कि सारा इस बच्चे को नहीं पाल सकती, इसलिए यहाँ छोड़ रही है। कह रहे हैं कि इस बच्चे को अपनी बेटी है और उसे अपने घर में पढ़ा पालती है, जबकि असल माँ नीचे बेसमेंट में कैद होती है। करीब 20 साल बीत जाते हैं। सारा अब एक मिडिल एज औरत बन चुकी है, जिसका पूरा परिवार जीवन उस बेसमेंट ने निकल के लिया है। कहानी में एक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उसकी सबसे बड़ी बेटी मारी को सेवरल अस्थमा अटैक आता है। गर्ल इन द बेसमेंट, आइए जानते हैं इस फिल्म का स्टोरी एक्सप्लेनेशन और रिव्यू, वो भी डिटेल में। तो सबसे पहले बता दूं कि गर्ल इन द बेसमेंट एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जो आपको देखने में थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लग सकती है, क्योंकि उसकी कहानी डार्क और इमोशनली ड्रेनिंग है। फिर भी मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ और आखिर में आपको उसका रिव्यू भी बताऊंगा, उसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट सब कुछ मैं इसको आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत होती है एक नॉर्मल परिवार से। सारा एक 18 साल की टीनेजर है जो अपनी आज़ादी चाहती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहती है, लेकिन उसके पिता डॉन एक बेहद ही कंट्रोलिंग, नैर्सिसिटिक और स्ट्रिक्ट इंसान है। डॉन घर में एक डिक्टेटर की तरह बिहेव करता है, जो अपनी बीवी इरेने और दोनों बेटियों को हमेशा दबा कर रखता है। सारा अपने 18 बर्थडे पर इंतजार कर रही होती है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां से दूर जा सके और अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। सारा के घर छोड़ने ठीक पहले डॉन एक भयानक साजिश रचता है। घर के बेसमेंट में उसके छुपकर एक साउंड प्रूफ और हिडन कैमरा बनाया होता है, जिससे कोड सिर्फ उसको पता होता है। एक दिन वो सारा को किसी बहाने से बेसमेंट में बुलाता है और उसे वहां धक्का देकर लॉक कर देता है। सारा चिल्लाती है, मदद मांगती है, लेकिन कमरा इतना साउंड प्रूफ है कि ऊपर किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। सारा को कैद करने के बाद डॉन एक बहुत बड़ा झूठ बोलता है कि वो अपनी बीवी और पुलिस को बताता है कि सारा अपने रेबेलियस नेचर की वजह से घर से भाग गई है। वो सारा से जबरदस्ती लेटर्स लिखवाते हैं और उन्हें पोस्ट करता है, ताकि सबको लगे कि सारा अपनी मर्जी से बाहर रह रही है और किसी से मिलना नहीं चाहती। उसकी माँ इरेने और बहन इन झूठे लेटर्स को सच मान लेते हैं और वक्त के साथ सारा की तलाश बंद हो जाती है। यहाँ से फिल्म का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा शुरू होता है। सारा दिन, महीने और साल उस अंधेरे बेसमेंट में गुजारती है। डॉन लगातार उसका फिजिकल और मेंटल एब्यूज करता है। इस सांसों के नतीजे में सारा प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका पहला बच्चा बेसमेंट में ही पैदा होता है। बिना किसी मेडिकल हेल्प के वक्त के साथ सारा 4 बच्चों को जन्म देती है। एक बच्चे की पैदा होते ही मौत हो जाती है, जिसे डॉन गायब कर देता है। सारा अपने बच्चों को लेके एक माँ का रूप में बहुत मजबूत बनती है। वो उस छोटी सी कैद में भी उन्हें पढ़ना, लिखना और दुनिया के बारे में सिखाना शुरू करती है, ताकि उन्हें थोड़ी नॉर्मल सी मिल सके। डॉन की चालाकी यहाँ तक होती है कि जब सारा का तीसरा बच्चा थॉमस पैदा होता है, तो डॉन उस रात एक अपने घर में दरवाजे पर छोड़ देता है और एक झूठी चिट्ठी लिख देता है कि सारा इस बच्चे को नहीं पाल सकती, इसलिए यहाँ छोड़ रही है। कह रहे हैं कि इस बच्चे को अपनी बेटी है और उसे अपने घर में पढ़ा पालती है, जबकि असल माँ नीचे बेसमेंट में कैद होती है। करीब 20 साल बीत जाते हैं। सारा अब एक मिडिल एज औरत बन चुकी है, जिसका पूरा परिवार जीवन उस बेसमेंट ने निकल के लिया है। कहानी में एक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उसकी सबसे बड़ी बेटी मारी को सेवरल अस्थमा अटैक आता है, जो वो बेहोश हो जाती है। सारा डॉन से भीख मांगती है कि वो बच्ची की हॉस्पिटल ले जाए, वरना वो मर जाएगी। मजबूरी में डॉन को मरीना को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। वहाँ डॉक्टर को मैरी की हालत देखकर शक होता है, क्योंकि उसको कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं होता और उसकी बॉडी में विटामिन डी की भारी कमी होती है, क्योंकि उसने कभी धूप देखी ही नहीं है।
डॉक्टर हॉस्पिटल में सोशल सर्वर और पुलिस को बुला लेती है। जब पुलिस डॉन पर प्रेशर डालती है तो आखिरकार सच बाहर आता है। पुलिस डॉन के घर जाती है, बेसमेंट खोलती है। सारा और उसका बेटा माइकल पहले ही बार बाहर आते हैं। सीन बेहद इमोशनल है जब सारा इतने साल बाद रोशनी देखती है और वो अपनी माँ एरिने से मिलती है। डॉन को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसकी उम्र कैद की सजा होती है। सारा और उसके बच्चे की एक नई और आज़ाद जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अब आते हैं फिल्म की रिव्यू पर। एक्टिंग और परफॉर्मेंस। एक्टिंग के मामले में जूड नेल्सन डॉन एक बेहतरीन और उतना ही डरावना काम किया है। एक आम सा दिखने वाला सुबुर्बन बाप कैसे एक मॉन्स्टर हो सकता है, ये उन्होंने बखूबी निभाया है। उनकी आंखों में जो मैनिपुलेटिव और कॉल्ड एक्सप्रेशन होता है वो आपको अंदर तक डरा देता है। वही स्टेफनी स्कॉट की परफॉर्मेंस इस फिल्म की जान है। एक आज़ाद ख्याल लड़की से लेकर एक टूटी हुई लेकिन अपने बच्चों के लिए लड़ने वाली माँ बनने तक का उनका सफ़र बेहद दर्दनाक और इंस्पायरिंग है। उनके दर्द को स्क्रीन पर महसूस किया जा सकता है। डायरेक्शन और एटमॉस्फेयर। फिल्म का डायरेक्शन एलिजाबेथ रोहम ने किया है। फिल्म का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका क्लॉस्ट्रोफिक माहौल है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है आपको खुद उस बेसमेंट में घुटन महसूस होने लगती है। डायरेक्टर ने गॉर्ग का खून खराबे से सहारा लेने की बजाय साइकोलॉजिकल हॉरर पर ज़्यादा फोकस किया है, जो इस कहानी को और भी रिलेटेड और डरावनी बनाती है। थीम्स। पावर कंट्रोल डॉन का कैरेक्टर के परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक नैर्सिस्टिक इंसान अपने कंट्रोल के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने अपने परिवार को फिजिकल और इमोशनल दोनों तरीके से हॉस्टेज बनाया हुआ है। ह्यूमन साइलेंस। सारा का कैरेक्टर दिखता है कि इंसान का हौसला कितना बड़ा हो सकता है। वो ना सिर्फ जिंदगी बची बल्कि उस नरक में भी उसने अपने बच्चों को प्यार और अच्छी परवरिश देने की कोशिश की। सोसाइटी का फेलियर। फिल्म ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे 20 साल तक किसी औरत की माँ या पड़ोसियों को उस किस बात का शक नहीं होता कि उनके पैरों तले एक पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। फिल्म में थोड़ी बहुत कमियां भी है क्योंकि ये एक लाइफ टाइम चैनल की टीवी मूवी है। इसका प्रोडक्शन बजट बहुत हाई नहीं था। कुछ जगहों पर पेसिंग थोड़ी स्लो हो जाती है। साथ ही में दोनों की बीवी एरिना का कैरेक्टर थोड़ा वीक लगता है। ये हजम करना थोड़ा मुश्किल होता है कि 20 साल तक उसने अपनी पति पर शक नहीं किया और ना ही बेसमेंट में जाने की कोशिश की। हालांकि रियल लाइफ केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फाइनल वर्डिक्ट उसका है तो गर्ल इन द बेसमेंट एक सॉलिड मूवी है। मैं उसको 10 में से 7.5 देता हूँ। ये आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं बल्कि झंझो कर रखने के लिए बनाई गई है। अगर आप ट्रूथ क्राइम साइकोलॉजिकल थ्रिलर या ऐसी कहानियां देखना पसंद है आपको तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। गर्ल इन द बेसमेंट। आइए जानते हैं इस फिल्म का स्टोरी एक्सप्लेनेशन और रिव्यू, वो भी डिटेल में। तो सबसे पहले बता दूं कि गर्ल इन द बेसमेंट एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जो आपको देखने में थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लग सकती है क्योंकि उसकी कहानी डार्क और इमोशनली ड्रेनिंग है। फिर भी मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ और आखिर में आपको उसका रिव्यू भी बताऊंगा, उसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट सब कुछ मैं इसको आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत होती है एक नॉर्मल परिवार से। सारा एक 18 साल की टीनेजर है जो अपनी आज़ादी चाहती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहती है, लेकिन उसके पिता डॉन एक बेहद ही कंट्रोलिंग, नैर्सिसिटिक और स्ट्रिक्ट इंसान है। डॉन घर में एक डिक्टेटर की तरह बिहेव करता है जो अपनी बीवी इरेने और दोनों बेटियों को हमेशा दबा कर रखता है। सारा अपने 18 बर्थडे पर इंतजार कर रही होती है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां से दूर जा सके और अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। सारा के घर छोड़ने ठीक पहले डॉन एक भयानक साजिश रचता है। घर के बेसमेंट में उसके छुपकर एक साउंड प्रूफ और हिडन कैमरा बनाया होता है जिससे कोड सिर्फ उसको पता होता है। एक दिन वो सारा को किसी बहाने से बेसमेंट में बुलाता है और उसे वहां धक्का देकर लॉक कर देता है। सारा चिल्लाती है, मदद मांगती है, लेकिन कमरा इतना साउंड प्रूफ है कि ऊपर किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। सारा को कैद करने के बाद डॉन एक बहुत बड़ा झूठ बोलता है कि वो अपनी बीवी और पुलिस को बताता है कि सारा अपने रेबेलियस नेचर की वजह से घर से भाग गई है। वो सारा से जबरदस्ती लेटर्स लिखवाते हैं और उन्हें पोस्ट करता है ताकि सबको लगे कि सारा अपनी मर्जी से बाहर रह रही है और किसी से मिलना नहीं चाहती।
उसकी माँ इरेने और बहन इन झूठे लेटर्स को सच मान लेते हैं और वक्त के साथ सारा की तलाश बंद हो जाती है। यहाँ से फिल्म का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा शुरू होता है। सारा दिन, महीने और साल उस अंधेरे बेसमेंट में गुजारती है। डॉन लगातार उसका फिजिकल और मेंटल एब्यूज करता है। इस सांसों के नतीजे में सारा प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका पहला बच्चा बेसमेंट में ही पैदा होता है। बिना किसी मेडिकल हेल्प के वक्त के साथ सारा 4 बच्चों को जन्म देती है। एक बच्चे की पैदा होते ही मौत हो जाती है, जिसे डॉन गायब कर देता है। सारा अपने बच्चों को लेके एक माँ का रूप में बहुत मजबूत बनती है। वो उस छोटी सी कैद में भी उन्हें पढ़ना, लिखना और दुनिया के बारे में सिखाना शुरू करती है, ताकि उन्हें थोड़ी नॉर्मल सी मिल सके। डॉन की चालाकी यहाँ तक होती है कि जब सारा का तीसरा बच्चा थॉमस पैदा होता है, तो डॉन उस रात एक अपने घर में दरवाजे पर छोड़ देता है और एक झूठी चिट्ठी लिख देता है कि सारा इस बच्चे को नहीं पाल सकती, इसलिए यहाँ छोड़ रही है। एरिन इस बच्चे को अपनी बेटी है और उसे अपने घर में पढ़ा पालती है, जबकि असल माँ नीचे बेसमेंट में कैद होती है। करीब 20 साल बीत जाते हैं। सारा अब एक मिडिल एज औरत बन चुकी है, जिसका पूरा परिवार जीवन उस बेसमेंट ने निकल के लिया है। कहानी में एक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उसकी सबसे बड़ी बेटी मारी को सेवरल अस्थमा अटैक आता है, जो वो बेहोश हो जाती है। सारा डॉन से भीख मांगती है कि वो बच्ची को हॉस्पिटल ले जाए, वरना वो मर जाएगी। मजबूरी में डॉन को मरीना को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। वहाँ डॉक्टर को मैरी की हालत देखकर शक होता है, क्योंकि उसको कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं होता और उसकी बॉडी में विटामिन डी की भारी कमी होती है, क्योंकि उसने कभी धूप देखी ही नहीं है। डॉक्टर हॉस्पिटल में सोशल सर्वर और पुलिस को बुला लेती है। जब पुलिस डॉन पर प्रेशर डालती है, तो आखिरकार सच बाहर आता है। पुलिस डॉन के घर जाती है, बेसमेंट खोलती है। सारा और उसका बेटा माइकल पहले ही बार बाहर आते हैं। सीन बेहद इमोशनल है जब सारा इतने साल बाद रोशनी देखती है और वो अपनी माँ एरिने से मिलती है। डॉन को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसकी उम्र कैद की सजा होती है। सारा और उसके बच्चे की एक नई और आज़ाद जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अब आते हैं फिल्म की रिव्यू पर। एक्टिंग और परफॉर्मेंस। एक्टिंग के मामले में जूड नेल्सन डॉन एक बेहतरीन और उतना ही डरावना काम किया है। एक आम सा दिखने वाला सुबुर्बन बाप कैसे एक मॉन्स्टर हो सकता है, ये उन्होंने बखूबी निभाया है। उनकी आंखों में जो मैनिपुलेटिव और कॉल्ड एक्सप्रेशन होता है, वो आपको अंदर तक डरा देता है। वही स्टेफनी स्कॉट की परफॉर्मेंस इस फिल्म की जान है। एक आज़ाद ख्याल लड़की से लेकर एक टूटी हुई लेकिन अपने बच्चों के लिए लड़ने वाली माँ बनने तक का उनका सफ़र बेहद दर्दनाक और इंस्पायरिंग है। उनके दर्द को स्क्रीन पर महसूस किया जा सकता है। डायरेक्शन और एटमॉस्फेयर। फिल्म का डायरेक्शन एलिजाबेथ रोहम ने किया है। फिल्म का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका क्लॉस्ट्रोफिक माहौल है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, आपको खुद उस बेसमेंट में घुटन महसूस होने लगती है। डायरेक्टर ने गॉर्ग का खून खराबे से सहारा लेने की बजाय साइकोलॉजिकल हॉरर पर ज़्यादा फोकस किया है, जो इस कहानी को और भी रिलेटेड और डरावनी बनाती है। थीम्स। पावर कंट्रोल डॉन का कैरेक्टर के परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक नैर्सिस्टिक इंसान अपने कंट्रोल के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने अपने परिवार को फिजिकल और इमोशनल दोनों तरीके से हॉस्टेज बनाया हुआ है। ह्यूमन साइलेंस। सारा का कैरेक्टर दिखता है कि इंसान का हौसला कितना बड़ा हो सकता है। वो न सिर्फ जिंदगी बची, बल्कि उस नरक में भी उसने अपने बच्चों को प्यार और अच्छी परवरिश देने की कोशिश की। सोसाइटी का फेलियर। फिल्म ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे 20 साल तक किसी औरत की माँ या पड़ोसियों को उस किस बात का शक नहीं होता कि उनके पैरों तले एक पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। फिल्म में थोड़ी बहुत कमियां भी है, क्योंकि ये एक लाइफ टाइम चैनल की टीवी मूवी है। इसका प्रोडक्शन बजट बहुत हाई नहीं था। कुछ जगहों पर पेसिंग थोड़ी स्लो हो जाती है। साथ ही में दोनों की बीवी एरिना का कैरेक्टर थोड़ा वीक लगता है। ये हजम करना थोड़ा मुश्किल होता है कि 20 साल तक उसने अपने पति पर शक नहीं किया और ना ही बेसमेंट में जाने की कोशिश की। हालांकि रियल लाइफ केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फाइनल वर्डिक्ट उसका है तो गर्ल इन द बेसमेंट एक सॉलिड मूवी है। मैं उसको 10 में से 7.5 देता हूँ। ये आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं, बल्कि झंझो कर रखने के लिए बनाई गई है। अगर आप ट्रूथ क्राइम, साइकोलॉजिकल थ्रिलर या ऐसी कहानियाँ देखना पसंद है आपको, तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए।
गर्ल इन द बेसमेंट, आइए जानते हैं इस फिल्म का स्टोरी एक्सप्लेनेशन और रिव्यू, वो भी डिटेल में। तो सबसे पहले बता दूं कि गर्ल इन द बेसमेंट एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जो आपको देखने में थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लग सकती है, क्योंकि उसकी कहानी डार्क और इमोशनली ड्रेनिंग है। फिर भी मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ और आखिर में आपको उसका रिव्यू भी बताऊंगा, उसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट सब कुछ मैं इसको आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत होती है एक नॉर्मल परिवार से। सारा एक 18 साल की टीनेजर है जो अपनी आज़ादी चाहती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहती है, लेकिन उसके पिता डॉन एक बेहद ही कंट्रोलिंग, नैर्सिसिटिक और स्ट्रिक्ट इंसान है। डॉन घर में एक डिक्टेटर की तरह बिहेव करता है, जो अपनी बीवी इरेने और दोनों बेटियों को हमेशा दबा कर रखता है। सारा अपने 18 बर्थडे पर इंतजार कर रही होती है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां से दूर जा सके और अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। सारा के घर छोड़ने ठीक पहले डॉन एक भयानक साजिश रचता है। घर के बेसमेंट में उसके छुपकर एक साउंड प्रूफ और हिडन कैमरा बनाया होता है, जिससे कोड सिर्फ उसको पता होता है। एक दिन वो सारा को किसी बहाने से बेसमेंट में बुलाता है और उसे वहां धक्का देकर लॉक कर देता है। सारा चिल्लाती है, मदद मांगती है, लेकिन कमरा इतना साउंड प्रूफ है कि ऊपर किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। सारा को कैद करने के बाद डॉन एक बहुत बड़ा झूठ बोलता है कि वो अपनी बीवी और पुलिस को बताता है कि सारा अपने रेबेलियस नेचर की वजह से घर से भाग गई है। वो सारा से जबरदस्ती लेटर्स लिखवाते हैं और उन्हें पोस्ट करता है ताकि सबको लगे कि सारा अपनी मर्जी से बाहर रह रही है और किसी से मिलना नहीं चाहती। उसकी माँ इरेने और बहन इन झूठे लेटर्स को सच मान लेते हैं और वक्त के साथ सारा की तलाश बंद हो जाती है। यहाँ से फिल्म का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा शुरू होता है। सारा दिन, महीने और साल उस अंधेरे बेसमेंट में गुजारती है। डॉन लगातार उसका फिजिकल और मेंटल एब्यूज करता है। इस सांसों के नतीजे में सारा प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका पहला बच्चा बेसमेंट में ही पैदा होता है। बिना किसी मेडिकल हेल्प के वक्त के साथ सारा 4 बच्चों को जन्म देती है। एक बच्चे की पैदा होते ही मौत हो जाती है, जिसे डॉन गायब कर देता है। सारा अपने बच्चों को लेके एक माँ का रूप में बहुत मजबूत बनती है। वो उस छोटी सी कैद में भी उन्हें पढ़ना, लिखना और दुनिया के बारे में सिखाना शुरू करती है, ताकि उन्हें थोड़ी नॉर्मल सी मिल सके। डॉन की चालाकी यहाँ तक होती है कि जब सारा का तीसरा बच्चा थॉमस पैदा होता है, तो डॉन उस रात एक अपने घर में दरवाजे पर छोड़ देता है और एक झूठी चिट्ठी लिख देता है कि सारा इस बच्चे को नहीं पाल सकती, इसलिए यहाँ छोड़ रही है। एरेन इस बच्चे को अपनी बेटी है और उसे अपने घर में पढ़ा पालती है, जबकि असल माँ नीचे बेसमेंट में कैद होती है। करीब 20 साल बीत जाते हैं। सारा अब एक मिडिल एज औरत बन चुकी है, जिसका पूरा परिवार जीवन उस बेसमेंट ने निकल के लिया है। कहानी में एक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उसकी सबसे बड़ी बेटी मारी को सेवरल अस्थमा अटैक आता है, जो वो बेहोश हो जाती है। सारा डॉन से भीख मांगती है कि वो बच्ची की हॉस्पिटल ले जाए, वरना वो मर जाएगी। मजबूरी में डॉन को मरीना को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। वहाँ डॉक्टर को मैरी की हालत देखकर शक होता है, क्योंकि उसको कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं होता और उसकी बॉडी में विटामिन डी की भारी कमी होती है, क्योंकि उसने कभी धूप देखी ही नहीं है। डॉक्टर हॉस्पिटल में सोशल सर्वर और पुलिस को बुला लेती है। जब पुलिस डॉन पर प्रेशर डालती है तो आखिरकार सच बाहर आता है। पुलिस डॉन के घर जाती है, बेसमेंट खोलती है। सारा और उसका बेटा माइकल पहले ही बार बाहर आते हैं। सीन बेहद इमोशनल है जब सारा इतने साल बाद रोशनी देखती है और वो अपनी माँ एरिने से मिलती है। डॉन को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसकी उम्र कैद की सजा होती है। सारा और उसके बच्चे की एक नई और आज़ाद जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अब आते हैं फिल्म के रिव्यू पर। एक्टिंग और परफॉर्मेंस। एक्टिंग के मामले में जूड नेल्सन डॉन एक बेहतरीन और उतना ही डरावना काम किया है। एक आम सा दिखने वाला सुबुर्बन बाप कैसे एक मॉन्स्टर हो सकता है, ये उन्होंने बखूबी निभाया है। उनकी आंखों में जो मैनिपुलेटिव और कॉल्ड एक्सप्रेशन होता है, वो आपको अंदर तक डरा देता है। वही स्टेफनी स्कॉट की परफॉर्मेंस इस फिल्म की जान है। एक आज़ाद ख्याल लड़की से लेकर एक टूटी हुई लेकिन अपने बच्चों के लिए लड़ने वाली माँ बनने तक का उनका सफ़र बेहद दर्दनाक और इंस्पायरिंग है। उनके दर्द को स्क्रीन पर महसूस किया जा सकता है।
डायरेक्शन और एटमॉस्फेयर। फिल्म का डायरेक्शन एलिजाबेथ रोहम ने किया है। फिल्म का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका क्लॉस्ट्रोफिक माहौल है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है आपको खुद उस बेसमेंट में घुटन महसूस होने लगती है। डायरेक्टर ने गॉर्ग का खून खराबे से सहारा लेने की बजाय साइकोलॉजिकल हॉरर पर ज़्यादा फोकस किया है, जो इस कहानी को और भी रिलेटेड और डरावनी बनाती है। थीम्स। पावर कंट्रोल। डॉन का कैरेक्टर के परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक नैर्सिस्टिक इंसान अपने कंट्रोल के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने अपने परिवार को फिजिकल और इमोशनल दोनों तरीके से हॉस्टेज बनाया हुआ है। ह्यूमन साइलेंस। सारा का कैरेक्टर दिखता है कि इंसान का हौसला कितना बड़ा हो सकता है। वो ना सिर्फ जिंदगी बची बल्कि उस नरक में भी उसने अपने बच्चों को प्यार और अच्छी परवरिश देने की कोशिश की। सोसाइटी का फेलियर। फिल्म ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे 20 साल तक किसी औरत की माँ या पड़ोसियों को उस किस बात का शक नहीं होता कि उनके पैरों तले एक पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। फिल्म में थोड़ी बहुत कमियां भी है क्योंकि ये एक लाइफ टाइम चैनल की टीवी मूवी है। इसका प्रोडक्शन बजट बहुत हाई नहीं था। कुछ जगहों पर पेसिंग थोड़ी स्लो हो जाती है। साथ ही में दोनों की बीवी एरिना का कैरेक्टर थोड़ा वीक लगता है। ये हजम करना थोड़ा मुश्किल होता है कि 20 साल तक उसने अपने पति पर शक नहीं किया और ना ही बेसमेंट में जाने की कोशिश की। हालांकि रियल लाइफ केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फाइनल वर्डिक्ट उसका है तो गर्ल इन द बेसमेंट एक सॉलिड मूवी है। मैं उसको 10 में से 7.5 देता हूँ। ये आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं बल्कि झंझो कर रखने के लिए बनाई गई है। अगर आप ट्रूथ क्राइम साइकोलॉजिकल थ्रिलर या ऐसी कहानियां देखना पसंद है आपको तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। गर्ल इन द बेसमेंट। आइए जानते हैं इस फिल्म का स्टोरी एक्सप्लेनेशन और रिव्यू, वो भी डिटेल में। तो सबसे पहले बता दूं कि गर्ल इन द बेसमेंट एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जो आपको देखने में थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लग सकती है क्योंकि उसकी कहानी डार्क और इमोशनली ड्रेनिंग है। फिर भी मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ और आखिर में आपको उसका रिव्यू भी बताऊंगा, उसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट सब कुछ मैं इसको आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत होती है एक नॉर्मल परिवार से। शारा एक 18 साल की टीनेजर है जो अपनी आज़ादी चाहती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहती है, लेकिन उसके पिता डॉन एक बेहद ही कंट्रोलिंग, नैर्सिसिटिक और स्ट्रिक्ट इंसान है। डॉन घर में एक डिक्टेटर की तरह बिहेव करता है जो अपनी बीवी इरेने और दोनों बेटियों को हमेशा दबा कर रखता है। सारा अपने 18 बर्थडे पर इंतजार कर रही होती है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां से दूर जा सके और अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। सारा के घर छोड़ने ठीक पहले डॉन एक भयानक साजिश रचता है। घर के बेसमेंट में उसके छुपकर एक साउंड प्रूफ और हिडन कैमरा बनाया होता है जिससे कोड सिर्फ उसको पता होता है। एक दिन वो सारा को किसी बहाने से बेसमेंट में बुलाता है और उसे वहां धक्का देकर लॉक कर देता है। सारा चिल्लाती है, मदद मांगती है, लेकिन कमरा इतना साउंड प्रूफ है कि ऊपर किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। सारा को कैद करने के बाद डॉन एक बहुत बड़ा झूठ बोलता है कि वो अपनी बीवी और पुलिस को बताता है कि सारा अपने रेबेलियस नेचर की वजह से घर से भाग गई है। वो सारा से जबरदस्ती लेटर्स लिखवाते हैं और उन्हें पोस्ट करता है ताकि सबको लगे कि सारा अपनी मर्जी से बाहर रह रही है और किसी से मिलना नहीं चाहती। उसकी माँ इरेने और बहन इन झूठे लेटर्स को सच मान लेते हैं और वक्त के साथ सारा की तलाश बंद हो जाती है। यहाँ से फिल्म का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा शुरू होता है। सारा दिन, महीने और साल उस अंधेरे बेसमेंट में गुजारती है। डॉन लगातार उसका फिजिकल और मेंटल एब्यूज करता है। इस सांसों के नतीजे में सारा प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका पहला बच्चा बेसमेंट में ही पैदा होता है। बिना किसी मेडिकल हेल्प के वक्त के साथ सारा 4 बच्चों को जन्म देती है। एक बच्चे की पैदा होते ही मौत हो जाती है जिसे डॉन गायब कर देता है। सारा अपने बच्चों को लेके एक माँ का रूप में बहुत मजबूत बनती है। वो उस छोटी सी कैद में भी उन्हें पढ़ना, लिखना और दुनिया के बारे में सिखाना शुरू करती है ताकि उन्हें थोड़ी नॉर्मल सी मिल सके। डॉन की चालाकी यहाँ तक होती है कि जब सारा का तीसरा बच्चा थॉमस पैदा होता है तो डॉन उस रात एक अपने घर में दरवाजे पर छोड़ देता है और एक झूठी चिट्ठी लिख देता है कि सारा इस बच्चे को नहीं पाल सकती इसलिए यहाँ छोड़ रही है। एरे ने इस बच्चे को अपनी बेटी है
और उसे अपने घर में पड़ा पालती है, जबकि असल माँ नीचे बेसमेंट में कैद होती है। करीब 20 साल बीत जाते हैं। सारा अब एक मिडिल एज औरत बन चुकी है, जिसका पूरा परिवार जीवन उस बेसमेंट ने निकल के लिया है। कहानी में एक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उसकी सबसे बड़ी बेटी मारी को सेवरल अस्थमा अटैक आता है, जो वो बेहोश हो जाती है। सारा डॉन से भीख मांगती है कि वो बच्ची को हॉस्पिटल ले जाए, वरना वो मर जाएगी। मजबूरी में डॉन को मरीना को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। वहाँ डॉक्टर को मैरी की हालत देखकर शक होता है, क्योंकि उसको कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं होता और उसकी बॉडी में विटामिन डी की भारी कमी होती है, क्योंकि उसने कभी धूप देखी ही नहीं है। डॉक्टर हॉस्पिटल में सोशल सर्वर और पुलिस को बुला लेती है। जब पुलिस डॉन पर प्रेशर डालती है तो आखिरकार सच बाहर आता है। पुलिस डॉन के घर जाती है, बेसमेंट खोलती है। सारा और उसका बेटा माइकल पहले ही बार बाहर आते हैं। सीन बेहद इमोशनल है जब सारा इतने साल बाद रोशनी देखती है और वो अपनी माँ एरिने से मिलती है। डॉन को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसकी उम्र कैद की सजा होती है। सारा और उसके बच्चे की एक नई और आज़ाद जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अब आते हैं फिल्म की रिव्यू पर। एक्टिंग और परफॉर्मेंस। एक्टिंग के मामले में जूड नेल्सन डॉन एक बेहतरीन और उतना ही डरावना काम किया है। एक आम सा दिखने वाला सुबुर्बन बाप कैसे एक मॉन्स्टर हो सकता है, ये उन्होंने बखूबी निभाया है। उनकी आंखों में जो मैनिपुलेटिव और कॉल्ड एक्सप्रेशन होता है वो आपको अंदर तक डरा देता है। वही स्टेफनी स्कॉट की परफॉर्मेंस इस फिल्म की जान है। एक आज़ाद ख्याल लड़की से लेकर एक टूटी हुई लेकिन अपने बच्चों के लिए लड़ने वाली माँ बनने तक का उनका सफ़र बेहद दर्दनाक और इंस्पायरिंग है। उनके दर्द को स्क्रीन पर महसूस किया जा सकता है। डायरेक्शन और एटमॉस्फेयर। फिल्म का डायरेक्शन एलिजाबेथ रोहम ने किया है। फिल्म का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका क्लॉस्ट्रोफिक माहौल है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है आपको खुद उस बेसमेंट में घुटन महसूस होने लगती है। डायरेक्टर ने गॉर्ग का खून खराबे से सहारा लेने की बजाय साइकोलॉजिकल हॉरर पर ज़्यादा फोकस किया है, जो इस कहानी को और भी रिलेटेड और डरावनी बनाती है। थीम्स। पावर कंट्रोल डॉन का कैरेक्टर के परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक नैर्सिस्टिक इंसान अपने कंट्रोल के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने अपने परिवार को फिजिकल और इमोशनल दोनों तरीके से हॉस्टेज बनाया हुआ है। ह्यूमन साइलेंस। सारा का कैरेक्टर दिखता है कि इंसान का हौसला कितना बड़ा हो सकता है। वो न सिर्फ जिंदगी बची बल्कि उस नरक में भी उसने अपने बच्चों को प्यार और अच्छी परवरिश देने की कोशिश की। सोसाइटी का फेलियर। फिल्म ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे 20 साल तक किसी औरत की माँ या पड़ोसियों को उस किस बात का शक नहीं होता कि उनके पैरों तले एक पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। फिल्म में थोड़ी बहुत कमियां भी है, क्योंकि ये एक लाइफ टाइम चैनल की टीवी मूवी है। इसका प्रोडक्शन बजट बहुत हाई नहीं था। कुछ जगहों पर पेसिंग थोड़ी स्लो हो जाती है। साथ ही में दोनों की बीवी एरिना का कैरेक्टर थोड़ा वीक लगता है। ये हजम करना थोड़ा मुश्किल होता है कि 20 साल तक उसने अपने पति पर शक नहीं किया और ना ही बेसमेंट में जाने की कोशिश की। हालांकि रियल लाइफ केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फाइनल वर्डिक्ट उसका है तो गर्ल इन द बेसमेंट एक सॉलिड मूवी है। मैं उसको 10 में से 7.5 देता हूँ। ये आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं बल्कि झंझो कर रखने के लिए बनाई गई है। अगर आप ट्रूथ क्राइम साइकोलॉजिकल थ्रिलर या ऐसी कहानियां देखना पसंद है आपको तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए।